अब मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महाराष्ट्र और झारखंड में हो रही वोटिंग के बारे में बात करेंगे। अब जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। झारखंड में 38 सीटों पर मतदान जारी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं आज उपचुनाव के लिए। उत्तराखंड की 1 सीट पर भी उपचुनाव आज हो रहा है। ऐसे में लगातार चुनाव से जुड़ी इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आपको बता दें कि मुख्य रूप से विधानसभा के चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में इस वक्त जारी हैं। झारखंड में जहां 288 सीटों पर, माफ कीजिएगा, जहां महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं 38 सीटों पर दूसरे चरण की मतदान की जो प्रक्रिया है झारखंड में शुरू हो चुकी है और दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए, एनसीपी अजीत पवार गुट के अजीत पवार वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालकर वो निकले हैं। और हालांकि मीडिया से अभी कोई बातचीत की कोई रिएक्शन उनका अब तक नहीं आया। हालांकि इससे पहले हमने आपको दिखाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचे थे वोट डालने के लिए। और ये राजकुमार राव महाराष्ट्र में जो रहते हैं, अक्षय कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सेलिब्रिटीज और बड़ी शख्सियतें, सुबह पहला काम जो है वो मतदान का। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बहुत बढ़िया है। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ग्राफिक्स के माध्यम से झारखंड की जो बिग फाइट है किन बड़े नेताओं के बीच है वो आप देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहां पर सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। राजकुमार राव वोट डालने पहुंचे थे, अक्षय कुमार वोट डालने पहुंचे थे और ये अभिनेता और उसके बाद अन्य नेताओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अजीत पवार वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार पहुंचे थे और सीनियर सिटीजन से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए तस्वीरें आप देखिए इस वक्त। चलो सर भाई, चलिए। तो वोट डालकर निकले सभी सेलिब्रिटीज की, बड़ी शख्सियतों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे कि कहां किन नेताओं के बीच है बिग फाइट, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक में ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी वो विधानसभा सीटें जहां पर बिग फाइट है, हॉट सीट हैं जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में हैं, वो विधानसभा और साथ ही उस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए बड़े चेहरे। तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस दूसरे चरण के मतदान में 1,33,90,667 वोटर्स चुनावी मैदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज जाएंगे। जबकि इस दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही। और झारखंड विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में 8 SC, ST और 3 SC आरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा 38 सीटों पर 528 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस विधानसभा चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही की जो बड़ी सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि यहां प्रफुल्ल मुंडवे जो कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती सीट जो कि एनसीपी की पारंपरिक कही जाती है, इस बार एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट के जो उम्मीदवार हैं वहां मैदान में, जबकि अजीत पवार खुद बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वाला सीट जो है जहां पर छगन भुजबल चुनावी मैदान में हैं। और महाराष्ट्र की उन विधानसभा सीटों की बात करें तो जहां पर संगमनेर में भी बिग फाइट रहेगी। बालासाहब थोराट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और रामकृष्ण विखे पाटिल शिरडी से चुनावी मैदान में है और प्रभावती जनार्दन इनके सामने जो टक्कर की उम्मीदवार कही जा रही हैं। और शिवेंद्रराज भोसले सतारा से मैदान में, जबकि अमित कदम यहां पर चुनावी मैदान में उनके सामने हैं। और
आपको बताते चलें, आदित्य ठाकरे जो कि शिवसेना उद्धव गुट के वर्ली से चुनावी मैदान में है, नवाब मलिक, अबू आजमी, सुरेश पाटिल, अतीक अहमद खान, ये सभी बड़े चेहरे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम से संजय शिरसाट चुनावी मैदान में है, ये शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। जबकि बीजेपी के आशीष शेलार बांद्रा पश्चिम से चुनावी मैदान में और आसिफ अहमद कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र की बिग फाइट और बड़ी जो विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कोपरी, पाच, पाखाड़ी और एकनाथ शिंदे जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में है और प्रफुल्ल गुडथे यहाँ कांग्रेस के चुनावी मैदान में हैं। बिग फाइट और बड़ी तस्वीरें आज जो वोट डालने पहुंचे उन नेताओं की भी हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो इस वक्त कहां तक पहुंची है, मतदान की क्या इंतजामात हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। और अभी झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है बात करेंगे। हमारे सहयोगी रांची से संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और महाराष्ट्र का अपडेट लेंगे नासिक से। नासिक में क्या कुछ चल रहा है, लक्ष्मण घटोले हमारे साथ मौजूद हैं, घटोल माफ कीजिएगा। और यहाँ रांची चलते हैं पहले संजय के पास। संजय, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह के इंतजाम हैं और लोगों में किस तरह का उत्साह है और किस तरह से चल रही है अभी वोटिंग? देखिए, सबसे पहले आपने उत्साह का सवाल पूछा है, जवाब भी उत्साह के साथ ही मिलेगा। ये उत्साह की तस्वीर देख लीजिए। एक बुजुर्ग महिला पहुंची हम इस समय आपको सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। अब बूथ संख्या 60 पर है, जहाँ बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची है। चाची इधर देखिए, सबसे पहले बोले कितनी उम्र है आपकी, कितना साल हुआ? 93 साल की उम्र में मतदान करने लाए हैं। हाँ, तो वोट देने में मन लगाओ ना। हाँ। देखिए, वोट देने में मन लग रहा है। देखिए, ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र को जवान करती हैं। कहते हैं लोकतंत्र हर चुनाव के साथ जवान होता है। यहाँ पर बता दें कि ग्रामीण इलाका है, पहाड़ और जंगलों पर बसा है। और यहाँ जो लोग है, चूंकि धान कटने का समय है, महिलाएं बड़ी संख्या में धान भी काटने जाती हैं। लेकिन आज मतदान का दिन है और जाहिर है जब मतदान का दिन होता है सबसे पहले काम मतदान का ही होता है। बोले कि आज काम बहुत ज्यादा है लेकिन प्राथमिकता में पहले मतदान है। हाँ। घर का चूल्हा नहीं जला है? चूल्हा नहीं जला है। नहीं जला है? नहीं। घर में तो आज कुछ बचा नहीं होगा? कुछ नहीं जला है। हाँ। सबको चूल्हा में कोई जला नहीं है, सबको वोट देने आए हैं। वोट देने के बाद फिर धान काटने जाएंगे। हाँ। फिलहाल हम नहीं जाएंगे। लेकिन जितना महिला है सब यहाँ गांव के महिला हैं। सबको धान काटने जाते हैं। देखिए, तमाम महिलाएं, सभी घर में जो बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर पहुंची है। बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर। लेकिन एक बात आज भी यहाँ जाहिर है कि महिला चाहे उम्र दराज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे उसकी उम्र पूछी जाए तो थोड़ा झिझकती हैं। उसी तरह से 93 साल की माता जी भी कह रही हैं कि उम्र आखिर पूछ के क्या करना है। लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़े हुए नासिक से, उनके पास चलेंगे। लक्ष्मण, अभी क्या तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है, वोटिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है? सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र में वोटिंग की शुरुआत हुई है। 288 सीटों के लिए ये मतदान प्रक्रिया जो है महाराष्ट्र में चालू है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से ये भीड़ जो है लगी हुई है। और महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय जो विधानसभा चुनाव जो है आज हो रहे हैं। और इस इलेक्शन के दौरान, इस चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन जो है सत्ता बरकरार रखने के लिए कोशिश में थी। उनके बड़े में से यानी कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थे, राहुल गांधी थे। इनकी बड़ी बड़ी सभा जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गठ है वो भी उनके साथ है। महिलाओं के लिए शुरू की गई लाड़की बहन जो योजना है उसको लेकर महिलाओं में उत्साह जो है वो अभी वोटिंग के दरमियान अपने को दिखने को मिल रहा है। और सुबह 7 बजे से ये भीड़ जो है वो महाराष्ट्र के हर चुनाव क्षेत्र में लगी हुई है। हर चुनाव क्षेत्र में इतनी ही भीड़ जो है वो अपने को दिखने को मिल रही है कि जो यहाँ के वोटर है उनमें एक उत्साह जो है वो दिख रहा है। और किसी की तरह जो वोटिंग करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए पूरा इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। दूसरी तरफ जो है अपने जैसा महायुति गठबंधन का कहा गया है उसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उनका भी एक बड़ा माहौल जो है वो महाराष्ट्र में दिखने को मिला। वाकई शरद पवार जो है वो उनके लीडर थे, उद्धव ठाकरे उनके लीडर थे। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर थे, उनको साथ यानी नाना पटोले के लीडरशिप में ये चुनाव जो है वो लड़ने की कोशिश उनकी रही है। और इस सभी को लेकर महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय था।
स्वाभाविक है, और चूंकि ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है जिस तरह से अभी शुरू हुई है, ये उत्साह बना रहा, तो अच्छी खासी परसेंटेज मुझे लगता है संजय और लक्ष्मण की ये आने वाले वक्त में हमें परसेंटेज देखने को मिलेगा। आप लोगों का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे आपसे संपर्क हम करते रहेंगे और क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है ये जानने के लिए, दर्शकों तक और जानकारी पहुंचाने के लिए लौटेंगे फिर आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात मौसम की। जी हां, भोपाल में हवा AQI लेवल को 300 पार करके अब जहरीली हो चुकी है। टीटी नगर में AQI 303 दर्ज किया गया। कलेक्ट्रेट में 309 पहुंच चुका है AQI। पर्यावरण परिसर में AQI 304 दर्ज किया गया है। जहां से AQI नापा जाता है वहां की आंकड़े की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस AQI के इतना बढ़ जाने पर, 300 तक चले जाने पर अब निश्चित रूप से यहाँ कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मसलन दिल्ली में जो AQI का आंकड़ा है, दिल्ली में 500, 600 और कई कई जगह पर 1000 तक भी जानकारी ऐसी मिल रही थी। कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्रों में जो AQI का लेवल है वो पहुंच चुका है। बहुत ही दूषित हवा ये कही जा सकती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के इस हद तक बिगड़ जाने पर जो हालात बने हैं, उन हालातों को कैसे उनसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती अब रहेगी प्रशासन के लिए भी। और उस हवा में सांस लेते रहना एक अपने आप में चुनौती रहेगी हर खासवाम के लिए। और इस तरह से जो परेशानियां इस संबंध में हम देख रहे हैं, इसके लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं? ये सवाल अपने आप से, ये सवाल हर किसी से। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एक सवाल वासु आपसे भी ये रहेगा कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं हम और आप ही तो नहीं इसके जिम्मेदार? देखिए आशीष, बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण का संरक्षण करना। और जो स्थितियां नेचुरली क्रिएट हो जाती हैं और वो तो ठीक है, नेचर उसको अपने आप हील भी करता है, लेकिन कई जो समस्याओं का कारण है वो हम लोग भी बनते हैं। हम लोग ने ही पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। कंस्ट्रक्शन के काम जिस तरीके से चल रहे हैं, हम लोगों को कई बार ये पता होता है कि इससे पर्यावरण को समस्या हो सकती है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से वो सारे काम काज चलते रहते हैं। दिल्ली में आप जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, हम लोग भोपाल में भी लगभग एक वार्निंग अलार्म जैसी स्थिति में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जो AQI है वो भी अब 300 के पार निकल चुका है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए बहुत सारे लोग धूम्रपान नहीं करते, उससे बचते हैं। लेकिन इसके बावजूद हवा जितनी जहरीली होती जा रही है, ये उतना ही नुकसान लोगों के स्वास्थ्य को पहुंचा रही है जितना कि किसी व्यक्ति के धूम्रपान करने से उसे हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि शासन प्रशासन का क्या कुछ रोक होता है, फॉगिंग की जाती है या अन्य तरीकों से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर जल्द ही इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो ये दिन भी दूर नहीं जब भोपाल में जो हालात हैं वो दिल्ली की तरह हो जाएंगे। क्योंकि नवंबर का ये महीना जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, सिर्फ आधा गुजरा है, इस आधे महीने में अब तक 7 बार जो AQI का स्तर है वो 300 के पार जा चुका है। एक बार तो 350 के पार जो है वो AQI का स्तर जा चुका है। आज भी 310 के करीब जो AQI है वो भोपाल में नजर आ रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये स्थितियां और भी ज्यादा जो है वो खराब कहीं ना कहीं हो सकती हैं। भोपाल में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो चल रहे हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लाईओवर्स के निर्माण के काम जो है वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ लगे हुए इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, चाहे गोविंदपुरा हो, मंडीदीप हो, यहाँ से भी पोल्यूशन होता है। वाहनों का अपना पोल्यूशन है ही। खराब सड़कें, बदहाल सड़कें जिन पर दिन रात धूल उड़ती रहती है, वो धूल भी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो आज हम सबके सामने खड़ी हुई हैं। अब कोशिश यही की जा सकती है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ऐसी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करे कि जो AQI का स्तर है, जो एयर पोल्यूशन का स्तर है, वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। उम्मीद ही की जा सकती है बहरहाल आशीष की जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। लोग जो वैसे ही लाइफस्टाइल डिसीजेस का शिकार हो रहा है वो कम से कम ब्रीथिंग डिसीजेस से बच सके, इसको लेकर कुछ पुख्ता जो कदम है वो उठाए जाएंगे। जी, प्रकृति के जो फेफड़े कहे जाते हैं वो पेड़ पौधे कहे जाते हैं वासु। और ये जो ऑक्सीजन है या पॉल्यूशन है, ये सब कुछ पेड़ों पर भी निर्भर करता है। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पेड़ लगा करके इस चीज़ से हम बच सकते हैं। लेकिन हम जब बीमारी में हम प्रवेश कर चुके हैं तो दवाई ही हमें खानी होगी। लेकिन अभी वो दवाई क्या कुछ इस्तेमाल की जाती है प्रशासन की ओर से, आपसे आगे डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आगे आपसे डिटेल्स
दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक बड़ी बैठक आज होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। शाम 5:30 बजे कैबिनेट की यह बैठक होनी है। इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय शामिल किए जा सकते हैं वो क्या होंगे ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि शाम 5:30 बजे से बैठक होनी है। ऐसे में लगातार आज दिन भर रहेगी हमारी इस पर नजर और कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे इस बैठक के संबंध में। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस बैठक में पूरी कैबिनेट मौजूद होगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, आज की शाम 5:30 बजे होने वाली बैठक के संबंध में क्या है डिटेल्स अपने पास? निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर है। वहां पर वो संभवतः गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ आज महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश पार्टनरशिप में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, किन उद्योगों पर काम कर सकता है, किन विकास के कार्यों पर काम कर सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा होनी है और ये सारी बातें आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में भी आएंगी। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट भी होनी है। उसको किस तरीके से बड़ा बनाया जाए, नर्मदा वैली में किस तरीके से विकास के काम जो है उनमें तेजी लाई जाए, क्योंकि मुहासा को हाल ही में कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जोन घोषित किया है। बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो लैंड है वो वहां पर रिजर्व करने का काम किया गया है। तो उस जगह पर कैसे ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, आए, उद्योग लगे, वहां के किसानों को, रहवासियों को फायदा मिले, लाभ मिले, रोजगार मिले, इसको लेकर भी जो चर्चा है वो होगी। कल हमने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में अब आने वाले 5 सालों में करीब 2.5 लाख के करीब भर्तियां होनी है। तो उसका जो पूरा मसौदा है वो कैबिनेट की बैठक में आ सकता है और उसको लेकर सीएम जो है वो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज ये है कि जो मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं उनको जिस तरीके से वेतन वृद्धि का लाभ देना है, पदोन्नति का लाभ देना है, रिटायर्ड कर्मचारियों को जो पदोन्नति का लाभ देना है, इससे संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं और इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाने का जो काम है वो किया जा सकता है। हालांकि पिछली कैबिनेट में भी इसको लेकर जो चर्चा है वो हुई थी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में सरकार की कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो चल रही है, उसको लेकर भी सीएम आज कैबिनेट की बैठक में फीडबैक लेने का काम करेंगे। जनता के काम किस तरीके से हो रहे हैं, कहां रुकावटें आ रही है, कहां तेजी लाना है, कहां सख्ती करना है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जिसको लेकर सीएम की भी लगातार नजर बनी हुई है, वो है मध्य प्रदेश में नामांतरण के जो मामले हैं जो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पेंडिंग है, उसको लेकर राजस्व का जो महाअभियान है वो चलाया जा रहा है। पिछली 15 तारीख से शुरू हुआ है। इसको लेकर भी सीएम आज कैबिनेट में चर्चा करेंगे ताकि जल्द से जल्द राजस्व से संबंधित जो मामले हैं वो निपट सकें और सरकार कई और अहम प्रस्तावों पर आज अपनी जो मुहर है वो लगा सकती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा वासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आज फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि अपने मंत्रियों के साथ वो फिल्म देखने जाएंगे और होटल अशोका में ओपन थिएटर में स्क्रीनिंग इसकी रखी गई है और सभी मंत्रियों को सीएम ने आमंत्रित भी किया है। और मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है और ये आज साबरमती रिपोर्ट के नाम से जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये उसी फिल्म का एक पोस्टर है, द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें कि विक्रांत मैसी और रिधि ने महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाई है। और इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो ये कि मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री है। इस फिल्म पर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो कि टिकट में आपको बड़ी छूट देगा। जो मसलन मल्टीप्लेक्सेस में 250, 300, 400, 500 तक के जो टिकट्स होते हैं उसमें से आपको अब जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो काट कर टैक्स फ्री कर टिकट्स मिलेंगे। और इसके लिए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि ये टैक्स फ्री फिल्म होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात आज आपको ये बता दें कि खुद मुख्यमंत्री अपने पूरी कैबिनेट के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे। ये फिल्म जिसमें गुजरात 2002 में हुए उन दंगों और उस गोधरा में हुई घटना के बारे में दावा किया जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट इसमें दिखाई गई है। जो बातें छिपाई गई थी उन्हें भी इसमें रिसर्च के माध्यम से जुटाकर उन तथ्यों को दिखाया जाएगा। और ग्वालियर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, गाय हमारी माता है, गौ माता की सेवा करनी चाहिए।
गाय को मध्य प्रदेश में भी राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों और मुगलों ने फूट डालो और शासन करो का नारा दिया था। आज अगर हिंदू बट गए तो काटे जाओगे, इसलिए संगठित रहो। इस वक्त हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी है। आचार्य जी, गौ सेवा कितना आप संदेश देते हैं लगातार, कितना बेहतर? गाय हमारी माता है तो गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। गाय को राज्य माता का दर्जा भी मिलना चाहिए। मुगलों ने और अंग्रेजों ने नारा ही दिया, फूट डालो शासन करो। आप यदि बट गए तो कट ही जाओगे, इसलिए संगठित रहो ना भाई, संगठित रहो। हिंदू को काहे बटना है, क्यों बटना? बटोगे तो मरोगे, बात तो सही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं, किस तरह से? अच्छा है, हमें भी सम्मिलित होना उस यात्रा में, और बहुत अच्छा है कि हम सबको एक होके अब तो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। और भोपाल से एक और खबर, राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब मोहल्ला कमेटी बनाएगी और मोहल्ला कमेटी में 40 घरों पर एक प्रभारी की नियुक्ति होगी। वार्ड, पंचायत, बूथ कमेटी, प्राथमिक इकाइयां होंगी। स्थानीय समस्याओं को ये मोहल्ला कमेटी उठाएगी और कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, जहां स्थानीय मोहल्ला कमेटी के माध्यम से दावा यह किया जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों को उठाए जाने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। और चलिए बढ़ते आगे, 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको।